यानी कि आरोही में 3 अक्षर है तो छोटा है, छोटा किधर जाएगा, बड़े की तरफ, यानी कि आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ। छोटे से बड़ा क्या होता है, आरोही क्रम होता है। अवरोही में कितने अक्षर हैं, 4 हैं, बड़ा है छोटे की तरफ आएगा, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, कि जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, कि जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और अब आपने तैयारी पूरी अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है कि रात को तारे देखना आप बंद कर दीजिए। अब आपको देख क्या करना है, वर्दी पे सितारे लगाने हैं। ठीक है, रात को तारे नहीं देखने हैं, अब वर्दी पे सितारे लगाने हैं। अपने माँ बाप का सपना और जो आपका सपना है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने का, उसको साकार करने का वक्त अब आ चुका है। तो सारी चीजों को भूल जाइए, बस आपका फोकस होना चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के ऊपर। ठीक है, तो हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको क्या ज्यादा पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाइए उस क्लास को देखिए, जिससे कि आपको सिलेबस की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। क्योंकि समय का अभाव है, समय आपके पास बहुत ही कम है, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, क्या करना है, स्मार्ट स्टडी, यानी कि जितने स्मार्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ही बड़ा होता है। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ने जाओगे तो आप तो क्या करोगे, 1/10 भी आप अपने सिलेबस का कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछ रहा है। पिछले 2000 आप बात कर लेंगे हम 2016 की, 2017 की, 2022 के तीनों सालों के पेपर का एनालिसिस करके मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दी थी। ठीक है, और आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग की, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए स्मार्ट और एडवांस क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो मैं जो क्लास के अंदर आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो वेरी वेरी मोस्ट है। तो आपको क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसे जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको क्या करना है, जो घंटे का निशान है उसे दबा देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही क्लास अपलोड होगी। इसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारा ऐप भी डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी डला हुआ है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं विज्ञान की ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक। जी हाँ, मार्केट में हमारी बुक तो अवेलेबल है ही, इसी के साथ जिन बच्चों को वो बुक नहीं मिल पा रही है मार्केट में, तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी ई बुक परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने रखी है मात्र 15 रुपए। तो आपको जो बुक है वो मार्केट में नहीं मिल रही है, तो 15 रुपए के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसकी ई बुक परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें लगभग 1800 क्वेश्चन है, जो कि आपके साइंस के 1800 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आपके जो 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे वो उसके अंदर से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो ई बुक परचेस करनी है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, उससे आपको क्या पता चल जाता है, पेपर के पैटर्न का पता चल जाता है। तो उसकी भी ई बुक हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप वो भी जाके परचेस कर सकते हैं, जिसमें कि 2016, 2017 और 2022 के क्वेश्चंस का क्या है, समावेश है। ठीक है, तो आप वो ई बुक भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जहां पे डेली का क्विज होते हैं। मैं आपको 15 क्वेश्चन साइंस के और 15-15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के डेली के क्विज के अंदर प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी चल रही है उसे चेक करते रहें। क्योंकि देखिए, तलवार भी पड़े पड़े क्या हो जाती है, उसकी धार खत्म हो जाती है। तो अगर आपको क्या करना है, तैयारी करनी है अच्छे से, तो आपकी जो तैयारी उसमें धार रखनी होगी। वो कैसे होगी, डेली बेसिस पे। देखिए, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और उसके बाद क्विज देंगे, तो आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इसी के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा कि आपके कौन से जो पॉइंट है या टॉपिक है अभी वीक है और कौन से टॉपिक है वो जो आपके अच्छे से कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्विज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज ही क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे किसके, गणित और तर्क शक्ति के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है
बोर्ड मास का रूल। देखिए वैसे तो आपको पता होगा, जिन बच्चों ने मैथ की बेसिक से थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है वो बोर्ड मास के नियम को जानते होंगे, ठीक है। इसको आजकल कहा जाता है वी बोर्ड मास, ठीक है। क्या कहा जाता है? वी बोर्ड मास का नियम। वी से क्या होता है? वेनिकुलम बार, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे लिखते हैं ना बार, 3.244 और इस पे लगा दिया बार, ठीक है। तो ये होता है बार, जैसे 2.23 ये बार हो गया। तो वी से तो होता है वेनिकुलम बार, यानी कि सबसे पहले अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है सिंप्लीफिकेशन की, तो आपको जो बार लगा हुआ है ना जिन नंबर पे, जिन डिजिट्स पे, उनको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। उसके बाद आता है बी, बी यानी कि रिमूव ऑफ ब्रैकेट। तो रिमूव ऑफ ब्रैकेट में देखिए 3 ब्रैकेट होते हैं, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। ये कौन सा होता है? स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। इसे कहते हैं करली ब्रैकेट। क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट। और ये होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सोल्व करना होता है स्मॉल ब्रैकेट। पहले नंबर पे प्रायोरिटी किसे दी जाती है? स्मॉल ब्रैकेट को दी जाती है। सेकंड नंबर पे सोल्व किया जाता है करली ब्रैकेट, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना है, सेकंड नंबर पे करली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और लास्ट में हम सोल्व करते हैं बिग ब्रैकेट को, ठीक है। बिग ब्रैकेट को सबसे आखिरी में सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ओ, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, और ऑफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मल्टीपल से, ठीक है, मल्टीप्लाई। डी से हो गया डिवीजन, एम से हो गया मल्टीप्लीकेशन, ए से हो गया एडिशन, एस से हो गया सब्ट्रैक्शन। तो ये वी बोर्ड मास का नियम होता है और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को इसके अनुसार सॉल्व किया जाता है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले आप माइनस कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, जो सीक्वेंस वी बोर्ड मास के रूल में है वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसमें मॉडुलस दे रखा है, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, मॉडुलस, जैसे कि आपको मॉडुलस में दे रखा होगा मॉडुलस ऑफ -2। तो देखिए मॉडुलस क्या होता है, ये आपको लाइन दिख रही होगी, देखिए ये 2 के ऊपर यहाँ पे लाइन लगी हुई है 3 के पास, ये यानी कि ये ब्रैकेट बनता है एक तरीके से मॉडुलस का, जैसे मॉडुलस ऑफ -2। तो मॉडुलस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव। मॉडुलस के अंदर कोई सी भी वैल्यू हो, हमेशा बाहर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे मॉडुलस ऑफ -2 हमेशा क्या होगा? 2 होगा प्लस का, ठीक है। मॉडुलस ऑफ आप -3 की बात कर लीजिए तो वो क्या होगा? हमेशा 3 होगा। जैसे हम करें मॉडुलस ऑफ -2 और -3, इसके ऊपर अगर मॉडुलस लगा हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा 5 आएगी, ना कि -5 आएगी, ठीक है। मॉडुलस का मतलब ही क्या होता है? प्लस, ठीक है। अगर मॉडुलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव भी हो तो वो क्या देता है? बार पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो मॉडुलस का मतलब आपको समझ में आ गया। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? हमेशा हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? मॉडुलस सोल्व होगा, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होता है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी क्या दे रखा है? हमें मॉडुलस दे रखा है। तो सबसे पहले मॉडुलस सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 -3, अब 2 में से -3 करेंगे तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। क्या बचेगा? -1। लेकिन ये किस में दे रखा है? मॉडुलस में दे रखा है। तो यहां से क्या आएगा? बाहर +1 आएगा। क्या आएगा? +1। यानी कि अगर हम मॉडुलस को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें +1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। पहले से हमें ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो यानी कि हमने स्मॉल ब्रैकेट सोल्व कर लिया। तो यहां से क्या जाएगा? 1 माइनस बिग ब्रैकेट 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? +2। ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे है +2, बाहर दे रखा है माइनस का। तो साइन सिस्टम आपने पढ़ा होगा क्या, कि माइनस और माइनस हमेशा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। प्लस और प्लस हमेशा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। प्लस और माइनस क्या होते हैं? हमेशा माइनस होते हैं। माइनस और प्लस क्या होते हैं? हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर दे रखा है माइनस, अंदर है प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक है। क्या होता है? हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस बिग ब्रैकेट 1 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा? 1 तो है प्लस का, 2 है माइनस का, तो क्या बचेगा? 1 - 2 -1। तो करली ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा -1, ठीक है। -1 बच गया है, करली ब्रैकेट में क्या बच गया? -1 बच गया। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 1 माइनस और अंदर भी क्या है? माइनस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस होकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएंगे 2, बाहर है माइनस का साइन तो ये -2 हो जाएगा। 1 -2 क्या बच जाता है हमेशा -1 बच जाता है। ठीक है, तो एंड में हमारा आंसर क्या निकला इसका -1। क्या निकला आंसर -1। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो चीजें जो मैंने आपको बता दी कि मॉडुलस और साइन सिस्टम। ठीक है, साइन सिस्टम मैंने आपको बता दिया, मॉडुलस भी मैंने आपको बता दिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है फिर से सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन हमने इसमें क्या करा है बाहर वाला क्वेश्चन डाला है। ठीक है, तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको सिर्फ क्या मिलेगा, डेटा इधर उधर हो सकता है क्योंकि जो मैं लिखवा रहा हूं एग्जैक्ट ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि बार कैसे सोल्व करते हैं, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मॉडुलस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डेटा आपको रटना नहीं है, आपको देखना है कि मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीजें आपको क्या करनी है इसमें सीखनी है। ठीक है, डेटा तो कुछ भी हो सकता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फिर डेटा कितना ही क्या हो आप क्वेश्चन को सोल्व इजिली कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए, ये लीजिए। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें सबसे पहले दिख रहा है आपको बार, तो वेनिकुलम बार का मतलब हो गया यहाँ पे बार किस पे ऊपर है 2.2 माइनस 1.8, तो 2.2 में से 1.8 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0.4। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 0.4 बच जाएगा। ठीक है, 0.4 बच जाएगा। हमें क्या दे रखा है 3.2, 3.2 माइनस 0.4, तो थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए। 32 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आप फटाक से बता दोगे सर 28 बचेगा। 28 बचेगा तो 3.2 में से 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा 2.8 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 2.8, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया और स्मॉल ब्रैकेट से हमें क्या मिला है 2.8 मिला है। ठीक है, क्या मिला है 2.8, तो देखिए 10.5 माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर 6.5 माइनस करली ब्रैकेट में है 3.3 माइनस हमें क्या मिला है 2.8। 2.8 किसका है प्लस का, बाहर क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2.8। ठीक है, अब देखिए 3.3 माइनस 2.8, फिर से पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 33 में से 28 हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि कितना बचेगा 0.5। क्या बचेगा 0.5, यानी कि करली ब्रैकेट में कितना बच गया 0.5 बच जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो करली ब्रैकेट में बच गया 0.5, तो 10.5 माइनस 6.5 और यहाँ पे 0.5 बचा है किसका प्लस का, बाहर साइन है माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 0.5। अब ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, 6.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, यानी कि 10.5 में से हमें कितना माइनस करना है 6 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 4.5 हमें रिमेनिंग बच जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सीक्वेंस पता होना चाहिए ब्रैकेट का। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे हम पेनिकुलम बार सोल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस यही। अगर इसमें भी देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दे रखा है तो वो भी बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा एडिशन होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वी बोर्ड मास के नियम को आपको यहाँ माइंड में फिट कर लेना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमेशा इसी से सॉल्व करना है। ठीक है, अपनी नहीं चलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से एक टाइप है। ठीक है, और इसका मैं आपको एक एल्गोरिदम बताऊंगा जो बिल्कुल सिंपल है, जिससे कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लेकिन जो एल्गोरिदम मैं वो बताऊंगा आपको, उसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, तो पूरा ध्यान यहाँ पे लगा दीजिए। अपने क्या करना है कानों के पर्दे खोल लीजिए। ठीक है, कानों के पर्दे खोल के सुनना है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले वही क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जस्ट मैंने अभी आपको पहले बताया था ना क्या कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास का नियम लगेगा, यानी कि सबसे पहले तो हम करेंगे किसको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी जो ऑपरेशन लगे हुए हैं, देखिए प्लस और डिवाइड दे रखा है, तो इसमें भी किसे सॉल्व करना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार। पहले क्या सॉल्व होगा डिवाइड सॉल्व होगा, यानी कि पहले क्या करेंगे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1 + 1/2, अगर हम 1
प्लस 1/2 करते हैं तो कितना हो जाता है, एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 करेंगे 3/2। तो यानी कि हमें स्मॉल ब्रैकेट से कितना मिल गया, 3/2 मिल गया। क्या मिल गया, 3/2। स्मॉल ब्रैकेट हमारा सोल्व हो चुका है, इसमें से हमें क्या मिल गया, 3/2 मिल गया है। यहां से क्या आ जाएगा, 3/2। अब जो मैं चीज आपको बता रहा हूं कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का 1 में डिवाइड देते हैं, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का 1 में डिवाइड देते हैं तो वो फ्रैक्शन हमेशा उल्टी हो जाती है। यानी कि अगर हम 1 के अंदर 3/2 का डिवाइड देंगे तो ये फ्रैक्शन उल्टी होके लिख जाएगी, यानी कि 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हैं कि कभी भी 1 के अंदर किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम डिवाइड देते हैं दो फ्रैक्शन हमेशा उल्टी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2/3 बन जाएगा। ठीक है, 1 में 3/2 का डिवाइड देते ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो भी देख लीजिए कि 1 के अंदर हम डिवाइड देंगे किसका, 3/2 का, तो ये क्या जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा 3/2। अब देखिए नीचे से ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी, जो कि यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 प्लस 2/3। क्या मिलेगा, 1 प्लस 2/3। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं स्टेप को। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट में 1 प्लस 2/3। 2/3 कहाँ से आया आपको पता चल गया। ठीक है, तो 2/3 आ गया है। अब 1 प्लस 2/3 करेंगे तो 1 के अंदर प्लस करेंगे कितना, 2/3। फिर से एलसीएम ले लीजिए, 3 1 जा 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यानी कि करली ब्रैकेट से हमें क्या मिला, 5/3 मिल गया। क्या मिल गया, 5/3। फिर से देखिए 1 डिवाइड बाई 5/3, 1 के अंदर 5/3 का डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। 5/3 क्या बन जाएगा, 3/5। इससे क्या मिला हमें, 5/3। यहां पे क्या मिलेगा हमें, 3/5। यानी कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप को लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगी, 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5। कहां से आया 3/5, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस 3/5। तो देखिए 1 प्लस 3/5 आप करोगे तो 5 1 जा 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/5। क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, हमें 1 में डिवाइड देना है किसका, हमें क्या मिला, 8/5 का। अगर 1 के अंदर 8/5 का डिवाइड देंगे तो फ्रैक्शन जस्ट उल्टी हो जाएगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/8 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे समझ में, जो एल्गोरिदम मैंने आपको बताया है बहुत ही सिंपल है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता है और यही एल्गोरिदम चलता है। बस आपको क्या याद में रखना है कि जब भी हम 1 के अंदर किसी भी फ्रैक्शन का डिवाइड देते हैं तो वो फ्रैक्शन हमेशा उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/8 जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो का। यदि ए रेशो बी क्या दे रखी है हमें, 1:2 और बी रेशो सी हमें दे रखी है 3:4, तो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगी, ये हमें निकालना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा इसका मेथड मैं आपको बताता हूं जो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए जो हमें निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी। अब देखिए ए रेशो बी हमें क्या दे रखा है, 1:2, तो ये लिख लीजिए 1:2। और बी रेशो सी हमें क्या दे रखा है, 3:4, तो ये लिख लीजिए 3:4। अब देखिए यहां पे 2 है तो यहां पे भी क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 दे रखा है तो यहाँ पे भी क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। और अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 × 1 करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। यानी कि ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा, 3:6:8, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए रेशो बी रेशो सी जो निकालना है उसको लिख लीजिए। उसके बाद वैल्यू पुट करिए ए रेशो बी की जो हमें दे रखी है 1:2। उसके बाद बी रेशो सी हमें क्या दे रखा है 3:4। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी क्या जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या जाएगा 3 आ जाएगा। फिर सिंपली मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए तो 3:6:8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी एक तरीके से टाइप है रेशो की। ठीक है, और एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें कि आपको रेशो किस में देगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में देगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1/p रेशो 1/q रेशो 1/r और हमें दे रखा है ये 3:4:5। निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है p रेशो
क्यू रेशियो आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। लेकिन रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, हमेशा सिंपल फॉर्म में होती है, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों का एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। अब ऐसे मत बोलना कि सर एलसीएम निकालना भी सिखाइए, ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए। एलसीएम जो आ गया तो आपको क्या करना है, पी क्यू आर निकालनी है। तो जो एलसीएम आया है उससे जो फ्रैक्शन में आपके रेशियो आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि जो रेशियो है ना फ्रैक्शन में उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम पी का जो हमें दे रखा है वो रेशियो क्या दे रखा है, 1/3। तो देखिए 1/3 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 20। क्यू का कितना दे रखा है, 1/4। तो 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 15। और ऐसे ही 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि हमें रेशो मिल चुकी है, पी रेशो क्यू रेशो आर कितना हो जाएगा, 20:15:12। तो 20:15:12 फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, जो दे रखा है 1/p 1/q 1/r, इसको सिंपल फॉर्म में रखा पी क्यू आर में। तो जो हमें रेशियो दे रखी है वो किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। लेकिन रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होती है। तो हमने क्या करा, जो इसका फ्रैक्शन दे रखी है इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 60। तो जो एलसीएम आया उससे हमें जो रेशियो दे रखी है उसको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करा तो क्या गया 20, 1/4 को मल्टीप्लाई करा 60 से तो 15, और 1/5 को मल्टीप्लाई करा 60 से तो क्या गया 12। तो 20:15:12 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से रेशियो का ही क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए इस पे। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इस वाले क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो यदि ए का 30%, अब देखिए 30% यानी कि 30% को आप क्या लिख सकते हैं, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। क्या लिख सकते हैं, 3/10। भाई 30/100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3/10। तो देखिए ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए मल्टीप्लाई बाई 3/10, और ये किसके बराबर है, बी का 0.25। अब देखिए 0.25, तो 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 25/100। 25/100 कैसे लिख सकते हैं, 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे, और 25/100 क्या होता है, 1/4। क्या होता है, 1/4, यानी कि बी मल्टीप्लाई बाय 1/4। और ये किसके बराबर है, सी का 1/5, यानी कि सी मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, ये बन गई ये क्वेश्चन। हमने आपने अगर बना ली तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं बचता है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यही था, ये फ्रैक्शन बनाना। तो आपको ध्यान में रखना है का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका बिल्कुल सिंपल मेथड बताता हूं मैं आपको, जो आपको क्या करना है, फॉलो करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए रेशियो बी, यानी कि ए अपॉन बी, यहां से निकाल लीजिए आप। तो ए अपॉन बी निकालेंगे तो देखिए ए के नीचे बी आ जाएगा, तो ये 10 तो चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या जाएगा, 3 × 4। 3 × 4 कितना हो जाता है, 12। 4 3 12। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/6। यानी कि ए अपॉन बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5/6 मिल गई है। ठीक है, अब निकालेंगे हम बी अपॉन सी। यहां से बी अपॉन सी निकाल लीजिए, इन दोनों को कंपेयर करके। देखिए सी नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो बी अपॉन सी क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिल गया, ए अपॉन मिल गया, बी अपॉन सी मिल गया। अब जस्ट हमने पहला क्वेश्चन जो रेशो का सोल्व करा था, तो उसमें क्या करा था, हमें निकालना है क्या, ए रेशो बी रेशो सी। तो सबसे पहले ए रेशो बी क्या दे रखा है, 5/6। बी रेशो सी क्या दे रखा है, 4/5। ठीक है, दे रखा है। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 6 है तो इसके राइट हैंड साइड में 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20। और इससे अलावा अगर आप काटना चाहिए तो देखिए 2 से कट रहा है, यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 2 जा होता है 6। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा हो जाएगा 10, 6 2 जा हो जाएगा 12, और 5 3 जा हो जाएगा 15। यानी कि आपका ए रेशो बी रेशो सी क्या आ जाएगा, 10:12:15। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10:12:15। ठीक है, किस में दे रखा है ये में, तो हमें दे रखा है ये फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, 10:12:15, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो जो मैंने आपको ये मेथड बताया है ये सबसे सिंपल मेथड है, आपको यही सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेके भी आप इसको सोल्व कर सकते थे, यहाँ से एलसीएम लेके काटा पीटी करके, लेकिन आपको करना ही क्या है, ए अपॉन बी निकालना है, बी अपॉन सी निकालना है और डायरेक्ट ए बी सी की रेशियो निकाल देनी, सबसे सिंपल है, कुछ भी माथाफोड़ी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, तो वह संख्या जिसमें किसका भाग जाता हो या वो किससे विभाजित हो, एक से या खुद से, यानी कि या तो वो किससे विभाजित हो, एक से या फिर खुद से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है। तो 20 और 40 के बीच प्राइम नंबर है कौन कौन से, तो देखिए प्राइम नंबर 20 और 40 के बीच में सबसे पहले है 23, इसके बाद आता है 29, ठीक है, इसके बाद क्या आता है 31 और इसके बाद क्या आता है 37, चार ही प्राइम नंबर है। अब देखिए 23 या तो 1 से डिवाइड होता है या 23 से होता है, 29 या तो 1 से डिवाइड होता है या 29 से होता है, 31 या तो 1 से डिवाइड होता है या 31 से होता है, 37 या तो 1 से डिवाइड होता है या 37 से डिवाइड होता है। तो ये चारों क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब उसने पूछा है औसत, औसत क्या होता है, ठीक है, तो औसत होता है पदों का योग बटा कुल पद या पदों की संख्या। क्या होता है औसत, पदों का योग और पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए पदों का योग करेंगे आप तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 और 9 20, तो 20 का आ गया 0, कैरी चला गया 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 6 12, कितना हो जाएगा 12, और पद की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यानी कि 120 बटा 4 करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30, यानी कि 20 से 40 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल था, कुछ ही नहीं करना है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है, फिर 20 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको जोड़ना है और कुल संख्याओं से क्या करना है भाग देना है। तो हम जोड़ा तो कितना है 120 बटा 4 करेंगे तो इनकी क्या आ जाएगी औसत 30 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दे रखा है 64%, तो 64% डिवाइड बाई 80 का 40%, तो पहले ये सोल्व होगा। तो 80 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 40% को क्या लिख सकता हूं मैं 4/10, 40 बटा 100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो क्या आ जाएगा 4/10, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे भी कट गया तो 8 चौके 32, तो 64% को डिवाइड करना है 32 से। अब 64% को क्या लिखोगे आप, 64% को लिखोगे 64/100, डिवाइड का मतलब है बटे में आएगा 32, 32 एकम 32, 32 दूना 64, क्या आ गया 2/100। अब 2/100, अब देखिए नीचे 2 जीरो आ रहा है यानी कि ऊपर क्या होगा 2 के बाद जीरो होगा, तो एक तो हमें 2 दे रखा है, इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, 0.02 क्या हो जाएगा 0.02 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ खास है नहीं इन क्वेश्चन में बताने का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 84% मत मिले, यानी कि उसे कितने मिले 84%, जीतने वाले को। ठीक है, तो जीत वाले को कितने मिले 84%। ठीक है, और वह 476 मतों के बहुमत से चुनाव जीत गया। अब जीतने वाले को अगर 84% मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, आप बोलोगे सर 16%, यानी कि इनका अंतर क्या होना चाहिए, वो हो गया 68%। 84 में से 16 घटाओगे तो कितना हो गया 68%, यानी कि उन दोनों के बीच में जो जीत का अंतर है परसेंट में वो कितना है 68% है वोटों का, और वो 68% किसके बराबर हमें दे रखा है 476 के बराबर दे रखा है, यानी कि 68% किसके इक्विवेलेंट है, ये है 476 के। क्यों, क्योंकि वो 476 वोटों से जीता है तो उनके बीच में जो अंतर है वो कितना है 68% का। हमें निकालना है कुल मत, यानी कि 100% निकालना है, तो यहां से अगर आप 100% निकालोगे तो 100% किसके इक्विवेलेंट होगा 776 डिवाइड बाई 68 गुणा किसके करेंगे 100 से। अब देखिए काटना है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 6, 68 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट आए 6, तो 8 7 जा 56, यानी कि कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, और 7 गुणा 100 करेंगे यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 700 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 700, ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में बिल्कुल, कि वहां पे जीतने वाले को 84% मत मिले हैं, हारने वाले को 16% मिले हैं, यानी कि उनकी जीत हार का अंतर कितना रहा 68%। और उसने बोला है कि जीतने वाला 476 मतों से जीता है, यानी कि वो 68% किसके इक्विवेलेंट है 476 वोटों के,
तो वहां से हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट काटापीटी करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 700, यानी कि कुल मत कितने हैं 700 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 760 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यानी कि अगर वो 760 में किसी चीज को बेच रहा है तो उसे 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। अगर वो 12.5% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो देखिए 5% की हानि हो रही है, यानी कि 95% में वो बेच रहा है। 5% की हानि तभी तो होगी जब आपने 100% में कुछ खरीदा हो, 95% में आप बेच रहे हो, यानी कि 5% की हानि होगी। और वो 95% किसके इक्विवेलेंट है, वो 760 के इक्विवेलेंट है। देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं इसकी, इसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ध्यान से सुनना है कि 95% किसके इक्विवेलेंट हो गई, 760 के इक्विवेलेंट हो गई है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए वो कितना लाभ कमाना चाहता है, 12.5% का, यानी कि 100% से 12.5% वो ज्यादा में बेचेगा, यानी कि वो वस्तु में को अब कितने में बेचेगा, 112.5% के अंदर। कितने में, 112.5% में। तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 760 डिवाइड बाय 95 गुणा किससे करेंगे, 112.5 से इसको गुणा करेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे 0 है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 0 आए, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। लेकिन 95 4 जा, अगर 100 होता तो कितना होता, 400 ही होता, यानी कि 760 से 4 बार में नहीं जाएगा। उसके बाद 8 टाइम्स 8 5 या 40 होता है, यानी कि ये कितना होगा, 95 अट्ठे कितने होते हैं, 760 होते हैं। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं कि मुझे आता नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं बस आपको वो ध्यान में रखनी है कि ऐसे भी यूनिट डिजिट से भी आप बिना कैलकुलेट करे भी आप क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं। अब देखिए 112.5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 900। कितना आता है, 900, यानी कि 900। यानी कि वो कितने में बेचेगा, 900 रुपए में बेचेगा, जब उसे क्या हो जाएगा, 12.5% का लाभ हो जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया वो आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक बार फिर से सुनिए। फिर इसका एक मेथड और बताऊंगा मैं। ठीक है, 2 मेथड से इसे करते हैं, वो मेथड भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहले इसको एक बार और से समझिए कि उसने बोला 760 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि हुई। तो यहाँ पे देखिए उसने मान लीजिए 100% में खरीदा था, 5% की हानि हो गई, यानी कि उसने कितने में बेचा, खरीदा था उसके 95% में बेच दिया, और वो 95% किसके बराबर है, 760 रुपए के बराबर है। अब देखिए उसने आगे कहा है कि मुझे 12.5% का प्रॉफिट चाहिए। अब 12.5% का प्रॉफिट कब होगा, मान लीजिए कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, तो अगर आपको 12.5% का प्रॉफिट चाहिए तो आप उसको कितने में बेचोगे, 112.5 रुपए में बेचोगे, तभी तो आपको 12.5% का प्रॉफिट होगा। कि 100 रुपए में खरीदी, 112.5 रुपए में बेच दी, 12.5% का प्रॉफिट हो गया। यानी कि वो कितने में बेचेगा, 112.5% में बेचेगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाली, 112.5% की वैल्यू निकाल ली, 776/95 गुणा 112.5, हमें आंसर मिल गया 900 रुपए। यानी कि वो कितने में बेचेगा, 900 रुपए में बेचेगा, तब उसे क्या होगा, 12.5% का प्रॉफिट होगा। ये तो था मेथड नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं मेथड नंबर 2, वो भी बहुत ही सिंपल है। मेथड नंबर 2 है CPSP, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। देखिए 5% की हानि, 5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब देखिए फ्रैक्शन आना चाहिए आपको, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको याद कर लेनी है। 5% को लिखते हैं 1/20, यानी कि उसने खरीदा 20 में, एक का नुकसान हुआ तो बेचा कितने में, 19 में। तो यानी कि ये रेशो क्या हो जाएगा, 20:19। फिर बोल रहा है 12.5% का प्रॉफिट चाहिए, तो 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/8। कितना होता है, 1/8, यानी कि खरीदा किसमें, 8 में, और एक का प्रॉफिट हुआ तो बेचा कितने में, 9 में। तो ये लीजिए, ये 9 में बेच दिया। अब एक चीज बताइए मुझे, सीपी तो उसकी बराबरी होगी ना, उसने जो 760 रुपए में बेचा तब खरीदा, और 12.5% प्रॉफिट कमाएगा तब खरीदा, तो वो सीपी तो बराबर होनी चाहिए। सीपी अलग अलग थोड़ी होगी दोनों बार में, एसपी अलग अलग होगी लेकिन सीपी सेम होगी। तो यहाँ पे सीपी सेम थोड़ी है, नहीं है तो सेम करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कर दीजिए किससे, 5 से। क्यों, फिर सीपी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये किससे होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखिए नई जो रेशियो आ गई है वो क्या आ चुकी है, नई रेशियो आ चुकी है। वो देखिए सीपी तो हो जाएगा कितना, 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 38।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, यानी कि सीपी बराबर है एसपी है 38 और 45। अब ये 38 अनुपात आ रहा है, ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है हमें 760 के इक्विवेलेंट होगा ये। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि 760 रुपए में उसने चीज को बेची, तब उसे 5% की हानि हुई। तो 38 अनुपात किसके बराबर है 760। यहां से एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी तो 38 दूना 76, 20 रुपए। एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपए। अब हमें कितने में बेचना है 45 अनुपात में बेचेंगे तो हमें 12.5% का प्रॉफिट होगा। तो 45 अनुपात का मतलब है 45 गुना क्या करेंगे 20 करेंगे, तो 45 गुना 90, एक जीरो और लगा दीजिए, यानी कि 900 रुपए आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा मेथड। ठीक है, पहले मेथड और दूसरे मेथड में जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, मूल राशि होगी। बहुत प्यारा और सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 3 गुना 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15%। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 4 गुना 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20%। अगर हम इनका अंतर निकालें तो 20 माइनस 15 करेंगे, यानी कि कितना अंतर आ रहा है 5% का अंतर आ रहा है। कितने का 5%, और वो किसके इक्विवेलेंट है 42 रुपए के इक्विवेलेंट है। अरे 5% जो अंतर आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट उसने दे रखा है 42 रुपए के। अब हमें चाहिए क्या मूल राशि, यानी कि 100%। 5 को किससे गुणा करेंगे 100 हो जाए तो 20 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। अगर इधर 20 से करोगे तो इधर भी 20 से कर दीजिए, तो 42 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 गुना 84, जीरो का जीरो लगा दीजिए, यानी कि 840 रुपए क्या है मूल राशि है। मूल राशि कितनी है 840 रुपए है। एक ही स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 15%, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 20%, दोनों का डिफरेंस है 5%। वो 5% किसके इक्विवेलेंट दे रखा है 42 रुपए इक्विवेलेंट दे रखा है। 5% 42 रुपए इक्विवेलेंट है। 1% की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको 100% करना है, तो डायरेक्ट 5 को 20 से गुणा करेंगे 100% हो जाएगा, तो 42 को भी 20 से गुणा कर दीजिए, तो 840 रुपए आपका क्या हो जाएगा मूल राशि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि है। अब देखिए, ये हो गया 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। माना कुल सिक्कों की संख्या कितनी है x है, तो 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे x। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 2x, 2x पे होंगे 50 पैसे प्लस 50 पैसे, यानी कि 2 सिक्कों में 1 रुपया होगा। 25 पैसे हो गए 4 सिक्कों में 1 रुपया होगा, यानी कि 4x हो गए। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 और 7x, यानी कि 7x किसके इक्विवेलेंट दे रखे हैं हमें 175 के। क्यों? क्योंकि उसने कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है 175। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो देखिए 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25, यानी कि x बराबर आ गया 25। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 25 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 100 सिक्के हैं। अब इसको यहां से करने के दो मेथड है। एक तो उसने बोला कि सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 3 प्रकार के सिक्के हैं तो 25 इंटू 3 करेंगे तो टोटल रुपए हो गए 75 रुपए। एक तरीका तो यह है, क्योंकि उसने बोला ये देखिए यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, तो 25 सिक्के हैं 3 प्रकार के सिक्के हैं तो 25 या 75। या फिर देखिए 25 सिक्के हैं 1 1 रुपए के तो 25 रुपए हो गए ये, प्लस 50 सिक्के हैं 50 50 पैसे की, यानी कि 25 रुपए हो गए ये। और 100 सिक्के हैं 25 25 पैसे के तो 25 रुपए हो गए ये। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 75 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे नीचे लिख लीजिए, कितने हो जाएंगे 75 रुपीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इजिली कर दिया है। ये है फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 75, वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि वह 9,000 हर वर्ष बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, जितना सिंपल आपको दिख रहा है वो हाँ है सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसने क्या दे रखा है आय और खर्च का अनुपात। तो देखिए आय और ये खर्च, ये आय है 11 अनुपात, खर्च है 10 अनुपात। तो बचत कितनी हो जाएगी 1 अनुपात की वो बचत कर रहा है 1 महीने में। 12 महीने की कितनी बचत हो जाएगी 12 अनुपात। कितनी बचत हो जाएगी 12 अनुपात। और वो 12 अनुपात किसके इक्विवेलेंट है, तो वो बोल रहा है कि कुल 9,000 रुपए की बचत करता है, यानी कि वो 12 जो दे रखी है यूनिट वो किसके इक्विवेलेंट है 9,000 के। यहां से 1 अनुपात की आप वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 750 रुपए। कितनी आ जाएगी 750 रुपए। वो पूछा है मासिक आय, तो मासिक आय कितनी है 11 अनुपात है। कितनी है 11 अनुपात।
तो 11 गुना आप क्या करोगे 750, तो 11 गुना 750 करोगे तो 8250 रुपए, 8250 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 8250 रुपए। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए, आय और खर्च का अनुपात दे रखा है, यानी कि वो 11 अनुपात कमाता है तो 10 अनुपात खर्च कर देता है, 1 अनुपात बचा रहा है। 11 रुपए कमाता है, 10 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है। 1 महीने का 12 महीने के 12 रुपए हैं। अब रुपए को मानिए अनुपात, तो 12 महीने के 12 अनुपात बचा रहा है, और वो 12 अनुपात उसने दे रखे हैं कि 9000 की बचत करते हैं, यानी कि 12 अनुपात किसके बराबर हो गए 9000 के बराबर हो गए। 1 अनुपात की वैल्यू हमने निकाल ली कि हर महीने वो 1 अनुपात बचाता है, तो हर महीने वो 750 रुपए बचा रहा है। अब वो कमा कितने अनुपात रहा है 11 अनुपात कमा रहा है, तो 11 इंटू 750 करेंगे 8250, यानी कि वो 8250 रुपए हर महीने के कमा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उसी ट्रिक से सॉल्व करना है। तो देखिए 0.4 फिर 2 और 3, और इस 2 3 के ऊपर लगा रखी है उसने टोपी। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका बिल्कुल बेसिक तरीका होता है। पहले लिख लीजिए टोटल क्या दे रखा है 423, माइनस करेंगे जिसके ऊपर टोपी नहीं है उसको, जिसके ऊपर टोपी है उसको नहीं घटाना है, जिसके ऊपर टोपी नहीं है उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे किसके ऊपर टोपी नहीं है 4 के ऊपर, तो 4 को घटा दीजिए। ठीक है, बटा जिसके ऊपर टोपी है उसके लिए 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर टोपी नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर टोपी है उसके बल्ले बल्ले, और जिसके ऊपर टोपी नहीं है उसके बल्ले बल्ले नहीं है। तो टोपी किस किस के ऊपर है 2 और 3, यानी कि इन दोनों के लिए क्या आएगा 2 के लिए भी 9 आएगा, 3 के लिए भी 9 आएगा, और 4 के ऊपर टॉपी नहीं तो इसके लिए क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 423 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 419 डिवाइड बाई 990, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे कट नहीं रहा है। अब देखिए एक बार फिर से देखिए कि 0.423, जिसमें 23 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार, यानी कि टोपी। तो सबसे पहले पूरी कंप्लीट नंबर को लिख लीजिए, तो 423 माइनस जिसके ऊपर टोपी नहीं है ना उसको घटा। अगर यहाँ पे 4 के ऊपर भी टोपी दे रखी होती तो इसमें से कुछ नहीं करता, 423 आता, लेकिन यहाँ पे 4 के ऊपर टोपी नहीं है तो 4 माइनस करेंगे, और जिसके ऊपर टोपी है उसके लिए 9 आएगा। हमेशा जिसके ऊपर टोपी है उसके लिए 9 आएगा, जिसके ऊपर टोपी नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 के ऊपर टोपी लग रही है तो 9 9, और 4 के ऊपर टोपी नहीं है तो 0। 423 में से 4 माइनस करा तो 419 डिवाइड बाई 990, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फ्रैक्शन देगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब मैंने एक क्लास ली थी आपकी बीएसटीसी की, तो वहां पे मैंने आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे याद रखना है वो समझाया था। एक बार फिर से सुनिए, आरोही कितने अक्षर है इसके अंदर 3 अक्षर है आरोही। अवरोही कितने अक्षर है 4 अक्षर है, यानी कि आरोही में 3 अक्षर है तो छोटा है, छोटा किधर जाएगा बड़े की तरफ, यानी कि आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ। आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ, क्यों, क्योंकि आरोही में 3 ही अक्षर है तो छोटा है, छोटा जाएगा बड़े की तरफ, यानी कि छोटे से बड़ा क्या होता है आरोही क्रम होता है। अवरोही में कितने अक्षर हैं 4 हैं, बड़ा है छोटे की तरफ आएगा, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, आरोही छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटा। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन देखिए क्या दे रखा है 4/5 कोमा 7/8 कोमा 6/7 कोमा 5/6। तो ये फ्रैक्शन की एक टाइप है। ठीक है, इसके टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आरोही क्रम अवरोही क्रम में आपको कंपेयर करने के लिए आप अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस देखिए कितने का है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 डिफरेंस कितने का है 1 का है, 7 8 डिफरेंस कितने का 1 का है, 6 7 डिफरेंस कितने का 1 का है, 5 6 डिफरेंस कितने का 1 का है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर के अंदर जो अंतर है वो समान है, तो हमेशा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वो भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, यानी कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब हमें देखना है आरोही यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, तो हमें सबसे पहले देखना है सबसे छोटा न्यूमरेटर। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर है 4, तो सबसे पहले क्या जाएगा 4/5। इससे बड़ा न्यूमरेटर क्या है 5, तो फिर क्या आ जाएगा 5/6। इससे बड़ा क्या है 6, तो फिर आ जाएगा 6/7, और इससे बड़ा क्या है 7, तो फिर आ जाएगा 7/8। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। तो सबसे छोटा है 4/5, उससे बड़ा है 5/6, उससे बड़ा है 6/7, उससे बड़ा है 7/8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/5 5/6 6/7 7/8। थर्ड ऑप्शन में जो आपको दे रखा है क्रम वो क्या है आरोही क्रम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको क्या निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस सेम है तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश बड़ा होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन लेंगे हम कुछ रीजनिंग के, कि जो संबंध रंग का चित्रकार से है वही संबंध काष्ठ यानी कि लकड़ी। देखिए काष्ठ यानी क्या होता है, काष्ठ यानी होती है लकड़ी। तो जो संबंध रंग का चित्रकार से है वही संबंध काष्ठ का किससे है, फर्नीचर वन आ गया बढ़ई। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चित्रकार क्या करता है, रंग से चित्रकारी करता है, वैसे ही बढ़ई काष्ठ से क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। ठीक है, फर्नीचर बनाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किलोग्राम का क्विंटल से वही संबंध है जो पैसे का से है। तो देखिए क्विंटल और किलोग्राम, तो किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल होता है। क्या होता है, 1 क्विंटल। यानी कि भार की किलोग्राम से बड़ी इकाई क्या है, क्विंटल है। वैसे ही पैसे, तो 100 पैसे से क्या बनता है, 100 पैसे से बनता है 1 रुपया। क्या बनता है, 1 रुपया। यानी कि पैसे का वही संबंध किससे हो जाएगा, रुपए से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम से बड़ा क्या होता है, क्विंटल होता है। ठीक है, बड़ी इकाई। वैसे ही पैसे से क्या होता है, रुपए बनते हैं। 100 किलोग्राम से 1 क्विंटल बनता है, वैसे 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि जो संबंध 5 और 26 में है वही संबंध 15 का किसके साथ है। तो देखिए 5 26 हमें निकालना है किसका, 15 का किसके साथ होगा। यहां पे दे रखा है 5, तो ये 26 कैसे हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 226। यानी कि 15 का वो संबंध किसके साथ हो जाएगा, जो 5 का 26 के साथ है, 15 का हो जाएगा किसके साथ, 226 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 226 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, कि ए जी एम एस का जो संबंध किससे है, सी आई ओ यू से, वही संबंध डी जे पी वी का किससे होगा। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स की नंबरिंग कर लीजिए। A1 पे आता है, G7 पे आता है, M13 पे आता है, S19 पे आता है, C3 पे आता है, I9 पे आता है, O15 पे आता है, U21 पे आता है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा पैटर्न, 1 से 3 हो रहा है +2 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है +2 हो रहा है, 13 से 15 हो रहा है +2 हो रहा है, 19 से 21 हो रहा है +2 हो रहा है। यहाँ पे भी +2 कर दीजिए, तो D आता है 4 पे, G आता है 10 पे, P आता है 16 पे, V आता है 22 पे। तो 4 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6। 6 पे क्या आता है, F आता है। क्या आता है, F। तो देखिए थर्ड ऑप्शन आपका डायरेक्ट राइट आंसर हो गया। आगे देख लीजिए, 10 + 2 करेंगे 12, 12 पे क्या आता है, L आता है। 16 + 2 करेंगे 18, 18 पे क्या आता है, R आता है। और 22 + 2 करेंगे तो 24, 24 पे क्या आता है, X आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, FLRX, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, और जो जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस करा है पिछले साल के पेपर्स में, वही एनालिसिस मैं क्वेश्चंस के रूप में आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना है, और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि अब समय आ गया है वर्दी पे सितारे लगाने का। ठीक है, किस पे, वर्दी पे सितारे लगाने का। ठीक है, कि जिन्होंने कहा था तुमसे ना हो पाएगा, अब उन्हें ही करके दिखाना है। ठीक है, जिन्होंने आपसे कहा था ना कि तुमसे नहीं होगा, अब उनको करके दिखाने का समय आ चुका है। ठीक है, तो सीरीज हमें क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है 3, 10, 29। यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है, जो डिजिट आएगी, नंबर आएगा वो, और 127। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न हो रहा, फॉलो हो रहा है, वो देखिए कि 1 का क्यूब +2, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +2। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्यूब +2, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 66। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 का क्यूब +2, तो देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 127, जो कि आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 66। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,
और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं करने हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे जो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, जब मैंने पीटीटी की क्लासें ली थी, बीएसटीसी की क्लासें ली थी, वहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 100-125 क्वेश्चन करे थे इस टाइप के, ठीक है, दोनों में मिला के। तो आप सबसे पहले क्या करिए, नंबर देखिए कि अल्फाबेट्स कितने टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है, यानी कि 4-4 के पेयर में आप इसको क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। तो देखिए 4 पेयर के बाद आप 4 अल्फाबेट्स के बाद देखोगे तो ए रिपीट हो रहा है, यानी कि हम सही कर रहे हैं, इनको 4-4 के पेयर में डिवाइड करेंगे और ये 4-4 के पेयर में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ए डैश डी सी, ए डी और सी लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ पे सेकंड आ रहा है क्या, डी, यहाँ पे भी डी आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, डी। तो एक पेयर पूरी हो चुकी है, ए डबल डी सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए डबल डी सी, ये भी क्या हो जाएगा, ए डबल डी सी, यानी कि जो मिसिंग है वो क्या क्या है, डबल डी ए सी, वही आपका राइट आंसर है जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, डबल डी ए सी। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है हमें कि 2A11 4D13 12G17 और आगे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप पैटर्न देखता चलिए कि क्या हो रहा है, 2 से हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 से हो रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12 से क्या होगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 4 से क्या आता है, 48 आता है। तो पहले क्या आएगा, 48 आएगा। देखिए थर्ड और सेकंड तो आपका कट गया, फर्स्ट और फोर्थ में से आपका राइट आंसर 1 होगा। उसके बाद देखिए ए से क्या हो रहा है, डी हो रहा है, यानी कि ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, +3 हो गया। डी से क्या हो रहा है, जी, डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, +3 हो रहा है। तो जी आता है 7 पे, इसमें अगर हम +3 करेंगे तो क्या आएगा 10, और 10 पे क्या आता है, जे आता है, क्या आता है, जे, यानी कि 48 जे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 48 जे आ रहा है, फोर्थ भी कट जाएगा। नेक्स्ट वाला भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि 11 से 13 +2 हो रहा है, 13 से 17 +4 हो रहा है, तो 17 से क्या हो जाएगा, +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23, तो 14J 23 फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें हमें क्या करना है, ओड फाइंड आउट करना है। ओड वन आउट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, विषम शब्द चुनना। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मुझे तो दिख चुका है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को अभी तक नहीं दिख रहा, तो ध्यान से देखेंगे कि 1 2 3 इसको उल्टा करके लिख लीजिए, 3 2 1, 4 5 6 इसको उल्टा कर लीजिए, 5 6 5 4, 6 7 8 को उल्टा कर लीजिए, 8 7 6, लेकिन 7 8 9 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 7, ना कि 9 7 8, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे लॉजिक लगाने होते हैं। ओड वन आउट का मतलब क्या है, एक छोटा सा लॉजिक उसे अन्य से भिन्न कर देगा। जैसे टमाटर, आलू, गाजर और प्याज, इसमें कौन सा भिन्न है, देखते ही पता नहीं लग रहा आपको, टमाटर भिन्न हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी तीनों जमीन के अंदर उगते हैं, गाजर जमीन के अंदर उगती है, आलू जमीन के अंदर उगते हैं, प्याज जमीन के अंदर उगते हैं, लेकिन टमाटर जमीन के बाहर होता है, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा, विनीत ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। अब विनीत का दादा का एकमात्र पुत्र कौन हो गया, पेन बिना चलाए आंसर बता रहा हूं कि विनीत के दादा का एकमात्र पुत्र हो गया विनीत का पापा, विनीत के पिताजी, और उसकी पुत्री। तो विनीत के पापा की पुत्री विनीत की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो उस महिला के साथ विनीत का क्या संबंध है, तो विनीत उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। फिर से सुनिए, विनीत ने क्या कहा, पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। अब उसके दादा का एकमात्र पुत्र कौन होगा, विनीत के पिताजी होंगे, और विनीत के पिताजी की पुत्री कौन होगी, विनीत की बहन होगी। तो विनीत की बहन के लिए विनीत क्या होगा, भाई होगा, तो महिला का विनीत के साथ क्या संबंध हो जाएगा, भाई का संबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए लुप्त संख्या, लुप्त है क्या इसमें, बिल्कुल सिंपल सा तो है, और मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं कि वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें सिंपल लॉजिक लगता है, बच्चे उल्टे सीधे लॉजिक सोचने लग जाते हैं, हार्ड हार्ड लॉजिक सोचते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25।
तो यहाँ पे क्या जाएगा 125 आ जाएगा। लीजिए बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखना है, वह आरेख चुनिए जो अनपढ़ों, निर्धन लोगों और बेरोजगारों के बीच सही निरूपण करता है। तो वेन डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट, एक इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, आप स्टार लगा लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम के भी मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो देखिए अनपढ़, सबसे पहले हमने लगा लिया कि ये क्या है, अनपढ़ है। ये क्या है, अनपढ़ है। निर्धन, तो अनपढ़ निर्धन हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये हो गए क्या, निर्धन। अनपढ़ बेरोजगार भी हो सकते हैं, निर्धन बेरोजगार भी हो सकते हैं। तो ये लीजिए, ये हो गए क्या, बेरोजगार। कि अनपढ़ निर्धन और बेरोजगार हो सकते हैं, निर्धन अनपढ़ और बेरोजगार हो सकते हैं, बेरोजगार अनपढ़ और निर्धन हो सकते हैं। यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका जो दे रखा है ना वेन डायग्राम, वो एकदम सही निरूपण कर रहा है तीनों के बीच में संबंध को, ठीक है। फिर से एक और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है। देखिए पुरुष, पिता और वकील, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये तो है पुरुष, और सारे पिता किसके अंदर आ जाएंगे, पुरुष के अंदर आ जाएंगे। ये है पिता, सारे पिता पुरुष के अंदर ही तो आएंगे। अरे पिता पुरुष ही तो होंगे, पिता तो पुरुष ही होंगे, और कुछ पिता वकील भी होंगे, कुछ पुरुष भी वकील होंगे। तो ये हो जाएगा आपका वकील, ठीक है। यानी कि कुछ पिता वकील हो सकते हैं, कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, कुछ वकील पुरुष हो सकते हैं, कुछ वकील पिता हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोलिज्म का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वह, कुछ डॉक्टर वकील है। तो देखिए ये तो डॉक्टर और ये वकील, ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया वकील। फिर बोल रहा है सभी वकील शिक्षक हैं। अब देखिए सभी वकील क्या हो गए, ये शिक्षक हो गए, ठीक है। अब इसका एक और वेन डायग्राम बन सकता है, क्या, कि देखिए ये तो हो गया क्या, मुख्य आरेख। इसका संभावित आरेख हम ये बना सकते हैं कि ये हो गए आपके डॉक्टर, ये आपके हो गए क्या, वकील, और ये शिक्षक। यानी कि सभी डॉक्टर भी क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है। ये तो है शिक्षक, ये है आपके क्या, वकील, और ये है आपके क्या, डॉक्टर, ठीक है। ये है संभावित आरेख जिसकी संभावना है, ठीक है, कि सभी डॉक्टर भी शिक्षक हो सकते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि मुख्य आरेख और संभावित आरेख, जो निष्कर्ष दोनों में सत्य पाया जाएगा हमेशा वही सत्य होगा। अगर एक में सही है दूसरे में गलत है तो वो हमेशा गलत होगा, दूसरे में सही है पहले में गलत है तो वो हमेशा गलत होगा। जो दोनों में सही होगा वो हमेशा सही होगा, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर शिक्षक है। अब देखिए ये डॉक्टर और शिक्षक, तो ये पार्ट कॉमन आ रहा है ना दोनों में, यानी कि कुछ डॉक्टर शिक्षक है, हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे भी देखिए कुछ डॉक्टर शिक्षक है, तो सारे ही डॉक्टर शिक्षक है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल राइट है। फिर है कुछ शिक्षक डॉक्टर हैं, तो देखिए कुछ डॉक्टर शिक्षक है तो कुछ शिक्षक भी डॉक्टर होंगे, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे तो है। और यहाँ पे देखिए शिक्षक बाहर की तरफ है, डॉक्टर अंदर की तरफ है। बाहर से अंदर की तरफ हमेशा कुछ वाला निष्कर्ष सही होता है, सभी वाला निष्कर्ष गलत होता है। तो यहाँ पे कुछ वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या है, सत्य है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रश्न आकृति के अंदर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी जगह कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, पहले क्या आ रहा है, नीचे स्क्वायर आ रहे हैं, दूसरे में क्या हो गए, स्क्वायर एक ऊपर चले गए और एक स्क्वायर घट गया, और जो ऊपर ही ऊपर है सर्किल वो नीचे ही नीचे आ गया और 3 हो गया। उसके अगले में देखेंगे तो जो नीचे सर्किल है वो ऊपर चला गया, एक घट गया, और जो ऊपर ही ऊपर है क्रॉस वो नीचे आ गया 3 में। तो इसमें भी अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो स्क्वायर दे रखा है वो फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 में, तो ये 3 स्क्वायर बन जाएंगे। क्रॉस दे रखा है तो ऊपर जाएगा और एक कम हो जाएगा, तो ये 2 क्रॉस हो जाएंगे, और जो सर्किल है वो ऊपर जाके एक और कम हो जाएगा, तो ये आपका नेक्स्ट बनेगा जो कि किसमें दे रखा है,
फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस की हमारी क्लास थी, जिसमें कि हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सोल्व करे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, यानी कि गणित और तर्क शक्ति के। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब डेली का आपको 1 से 2 क्लासेस ऐसी मिल जाएगी, जिसमें कि हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टॉपिक्स के, वो मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया, इसके अलावा एक सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट बताया, एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन आपको करवाया एक कॉन्सेप्ट से, तो वो चीजें आपको क्या करनी है, राइट डाउन करनी है, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जब भी वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो जो मैंने तरीका बताया वो लगाना ही है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, सफलता पा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है और आपको तैयारी के लिए समय बहुत ही कम दिया गया है, नाम मात्र का समय दिया गया है कि नोटिफिकेशन के अनुसार 12 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, स्टार्ट हो जाएगा 12 अगस्त से, तो समय बहुत ही कम है। तो समय जो सीमा है उसको देखते हुए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए टॉपिक वाइज में नहीं करा सकता, इतना समय भी नहीं है, तो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो क्लास को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, जहां पे आपको ई बुक मिल रही है, चाहे वो विज्ञान का ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक हो, इसके अलावा पिछले 2016, 17 और 22 के प्रश्न हो, वो ई बुक के रूप में अवेलेबल है, आप जाके परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे डेली का क्विज दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जारी रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।